गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आप क्लास 9 हिस्ट्री लेसन नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय अध्याय पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में आप इस अध्याय का चौथा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आज की टॉपिक है पुनर्निर्माण। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप कल की क्लास में जो बताया गया था उसको फिर से स्मरण कीजिए कि 1933 में सत्ता में आने के बाद, जर्मनी की सत्ता में जब हिटलर आ गया, उसको सत्ता हाथ लग गई, तो उसने सबसे पहले वहाँ पर लोकतंत्र समाप्त कर दिया और तानाशाही स्थापित कर दी। फिर इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में और आर्थिक महामंदी के कारण से जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो उसके पुनर्निर्माण के लिए हिटलर ने क्या किया, आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हाल्मार साख्त को सौंपी थी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलने वाले या चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। और इसी कार्यक्रम का जो परिणाम था वह था मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन, जो कि वो साख्त की इस परियोजना की देन या परिणाम मानी जाती है। तो विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फ़ौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, अपने आप को अलग कर लिया। और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और उसने एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा दिया। इसी नारे की आड़ में उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी प्रांत सुदेतनलैंड पर भी कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसने और भी कई सारे आक्रमण किए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा या यहाँ पर आप यह भी सोचेंगे कि हिटलर सत्ता में आने के बाद ही एक के बाद एक देशों पर आक्रमण करने लगा। और इंग्लैंड और फ्रांस उस समय क्या कर रहे थे? यदि शुरुआती दौर में ही हिटलर के इन आक्रमणों पर पाबंदी लगाई जाती, दूसरे देश इसका विरोध करते, तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन इंग्लैंड तो खामोश होकर के जर्मनी का समर्थन कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि जो वर्साय की संधि हुई उसमें जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर इस तरह से तुष्टीकरण के कारण से जर्मनी में हिटलर को काफ़ी कामयाबी मिल रही थी और वह एक के बाद एक आक्रमण करता रहा। और इन कामयाबियों से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब देश की नियति, देश का भाग्य जो है पलटने वाला है। यह आप जो है एक मैप देख सकते हैं। इस मैप में आपको नाज़ी सत्ता का विस्तार 1942 तक का दिखाया गया है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये बृहत्तर जर्मनी है
धुरी शक्तियों को मदद करने वाले देश हैं, ये अलग अलग रंग से दिखाया गया है, ये मदद करने वाले देश हैं। जर्मन कब्जे वाले इलाके जो है गाढ़े हरे रंग में है, और इटली और उसका इलाका जो है भी दिखाया गया है जो कि हल्के हरे रंग में है, और तटस्थ देश आप देखिए ये जो है दिखाए गए हैं। तो बच्चों, हिटलर यहीं पर नहीं रुका। हालांकि जो अर्थशास्त्री साक्ट थे उन्होंने हिटलर को सलाह भी दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा न खर्च किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। लेकिन हिटलर को इस तरह का एहतियात जो है बरतना या सुनना पसंद नहीं था, और उसने साख्त को उनके पद से हटा दिया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए सिर्फ युद्ध का ही विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसने सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी मानी जाती है। अब पोलैंड पर हमला करने की वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, और सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया, और इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और अधिक मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं, और आप पाएंगे कि 1940 के अंत तक जो है हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था, ऊंचाइयों पर था, सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर था। अब हिटलर को यह लगने लगा कि अब उसे जो है कि पूर्वी यूरोप को जीत लेना चाहिए, और वह चाहता था कि जर्मनी की जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह, लिविंग स्पेस के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों को जीत लेना चाहिए। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, और यही हिटलर की ऐतिहासिक भूल या ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती थी या मानी जाती है। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, और दूसरी तरफ पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये पूरी आप युद्ध की घटनाओं को पढ़ रहे हैं, इसको एक एक करके आपको समझना है। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया, और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे, और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का वर्चस्व स्थापित कर दिया। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका की बात की जा रही है कि अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से जो आर्थिक समस्याओं को झेला था, अब वह दोबारा जो है झेलना नहीं चाहता था, लेकिन लंबे समय तक वह युद्ध से दूर भी नहीं हो सकता था। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा, चूँकि पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, और वह फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा भी कर लिया था, और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना लिया था। तो जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ समाप्त हुआ।
तो बच्चों, आप दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी को याद करिए और आप पाएंगे कि ये युद्ध जो है वास्तव में नाज़ी जुल्मों की ही कहानी है। अब आप इस चीज़ को जब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको जो है, तो नाज़ियों का जो विश्व दृष्टिकोण क्या था, वो उनकी सोच क्या थी, नाज़ी यानी नाज़ी पार्टी और हिटलर की सोच क्या थी, तो आपको और भी ज़्यादा विषय वस्तु या घटना स्पष्ट हो जाएगी। तो नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। अब ये क्या थे, इसको भी आप देखिए कि नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी और इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को, यानी नाज़ियों की दृष्टि में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं है। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर हैं या कमतर है। इस नज़रिए में ब्लांड यानी नीली आँखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर हैं और यहूदी सबसे निचले पायदान पर हैं, और बाकी जो है इसके जो बाकी नस्लें हैं या समूह हैं वो ब्लांड और यहूदियों के बीच में आते हैं। तो यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया। अब देखिए यहाँ पर हिटलर की सोच, जो नस्ली सोच थी, वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी, जो कि पूर्णतया सत्य नहीं थी, क्योंकि डार्विन एक प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। अब बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे योग्य है वही प्रकृति में जिंदा बचेगा, यह विचार दिया था। और इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को खुद नहीं ढाल लेंगी, वो पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहेंगी। यानी जो ढाल पाएंगे अपने आप को प्रकृति के अनुसार, वही जिंदा रह पाएंगे। तो इनके जो सिद्धांत थे, चार्ल्स डार्विन के और हर्बर्ट स्पेंसर के, वो पूर्णतया जो है प्रकृति के बारे में थे और उनके हिसाब से प्रकृति अपनी शुद्धता बनाए रखती है, उसमें जो है कि किसी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन हिटलर तो इस सिद्धांत को मानते हुए जो नस्लवादी विचार हैं उसके तहत इस सिद्धांत का सहारा लिया और दलील दिया कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो कमज़ोर नस्ल तो वास्तव में ख़त्म अपने आप होनी चाहिए, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन हिटलर के अनुसार जो है इनको ख़त्म होना ही पड़ेगा और उसके विचार में आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। अब आइए हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू भी देखिए। लेबेंसराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित थी। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। बच्चों,
यहाँ पर आप हिटलर का जो है एक कथन दिया गया है, वो क्या कहता था इसको भी ध्यान से देख लीजिए। उसने कहा था कि यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न तोहफे में। नियति ने यह उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। ये इस तरह की सोच जो है हिटलर की थी और इसी सोच के सहारे जो है वो दूसरे राष्ट्रों पर कब्जे कर रहा था। बच्चों, यहाँ पर दो शब्द और हैं, इनको भी ध्यान से आप समझ लीजिए। ये जो नॉर्डिक जर्मन आर्य, तो आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा को नॉर्डिक जर्मन आर्य कहते हैं। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लांड जो है ये नीली आँखों वाले और सुनहले बालों वाले लोगों को कहा जाता था। तो बच्चों, जो हिटलर का विश्व दृष्टिकोण था, उसकी जो सोच थी वो आपने जाना और इसी सोच की तहत जो है हिटलर पूरब में अपना विस्तार करना चाहता था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये है नस्लवादी राज्य की स्थापना। अगली टॉपिक है नस्लवादी राज्य की स्थापना। तो बच्चों, सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने, यानी हिटलर के नेतृत्व में नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग वांछित हैं जो कि शुद्ध हैं और स्वस्थ हैं। शुद्ध हैं और स्वस्थ हैं। तो शुद्ध का मतलब हो गया कि पहले तो वो आर्य होने चाहिए और स्वस्थ का मतलब कि स्वस्थ आर्य होना चाहिए। यानी कोई मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर है या अक्षम है तो उसे भी जो है कि नाज़ी अवांछित मानते थे। बेशक वो उन्हीं के नस्ल का हो, लेकिन वो यदि वह अस्वस्थ है तो उसे भी वे अवांछित मानते थे, बेकार मानते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे जो कि शुद्ध हों और स्वस्थ हों, और केवल यही लोग जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना गया, यानी जो वांछित थे उन्हीं को तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना गया, बाकी सबको अवांछित घोषित कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। तो ऐसे लोगों को यूथनेजिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। अब आपको इस चैप्टर के शुरू में जो कहानी, हेलमुट की कहानी दी गई थी, उसके पिता ने क्यों हत्या की, आपको पहले ही बताया था कि उसने, हेलमुट के पिता ने हिटलर के विचारों का समर्थन किया, उनका साथ दिया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई तो उनको ये लगने लगा
हेलमुट के पिता को कि अब जो कार्य हमने दूसरों के साथ किया है, गलत कार्य, अब वो हमारे साथ भी लोग उसी तरह का बर्ताव कर सकते हैं। तो वो एक तरह से जो है इन्हीं कारणों से आत्महत्या किए थे, क्योंकि जो यूथनेजिया यानी दया मृत्यु का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है कि लोगों को मार दिया जाता था, उस कार्यक्रम में उन्होंने असंख्य जर्मनों को मौत के घाट उतारा था। तो केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि केवल यहूदी ही नहीं थे। यहूदी से तो बहुत घृणा करते थे, यहूदियों को तो मारना उनका प्रमुख कार्य था, लेकिन अवांछित की श्रेणी में और लोग भी शामिल थे। इनके अलावा भी और भी कई नस्लें थीं। तो जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। इन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जा सकता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। तो नासी जर्मनी में अब देखिए सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों से नासी बहुत घृणा करते थे। तो घृणा क्यों करते थे, इसका दो कारण जो है आप यहाँ पर समझ लीजिए। एक तो परंपरागत रूप से जो है ईसाई और यहूदी एक दूसरे के जो है कि विरोधी रहे हैं, और जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी तो इस हार का उत्तरदायित्व यहूदियों पर ही थोपा गया था कि इन्हीं के कारण से हार हुई। और दूसरी चीज़ जो है, ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। तो ये ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। सोच लीजिए, ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना जीवन यापन करते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित होकर हिंसा भी की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, भगा दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था, और वह रास्ता था धर्म परिवर्तन का। तो आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म से बचने के लिए ईसाई धर्म को अपना लिया और जानते हुए बूझते हुए अपने आप को जर्मन संस्कृति में ढाल लिया। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल उसके हिसाब से केवल धर्मांतरण ही नहीं है, यानी धर्म परिवर्तन कर लेने से यहूदी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हिटलर की दृष्टि से इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों का पूरी तरह से सफाया, उनको ख़त्म कर दिया जाए। यही जो है उसके निगाह में एकमात्र समाधान था। तो 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे और 1939 से 45 के दौर के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की भी रणनीति अपनाई गई। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए जो है कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर जान लें। एक तो है जिप्सी।
तो जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों को अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे जो कि जिप्सी कहलाते थे। सूदखोर शब्द से आप भी बहुत वाकिफ़ होंगे। बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले जो महाजन होते हैं उन्हीं को सूदखोर कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्रायः गाली के रूप में किया जाता है, क्योंकि किसी को आप महाजन कहेंगे तब तो समझ में बात आती है कि वह जो है कि दूसरों को रुपए पैसे ब्याज पर देता है, लेकिन यदि सूदखोर कहेंगे तो यह एक प्रकार की गाली है। तो यहूदियों को सूदखोर माना जाता था। घेटो शब्द जो है भी आप देख लीजिए, एक हो गया जिप्सी, सूदखोर, फिर इसके बाद घेटो। ये देखिए, किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, उनके लिए अलग जगह निर्धारित कर देना कि वो वहीं पर रहेंगे, ये घेटो कहलाता है, दड़बा कहलाता है हैं। और इसी से आप जो है एक शब्द और भी जानते होंगे, घेटवाइजेशन। तो बच्चों, आज की क्लास में अब इतना ही। अब कल आप जो है पढ़ेंगे नस्ली कल्पनालोक, यूटोपिया। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।